जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज में, जिसमें लोग भारतीय इतिहास कर रहे हैं। और ये हमारा कंटिन्यू सेशन होगा। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 7वां नंबर चैप्टर से, छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दिशा। और इसके पहले चैप्टर हम लोगों ने कर लिए हैं और इसी तरह से हम लोग ये पूरा बुक कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और ये पूरा सीरीज देखें, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और एग्जाम में आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 70 बीपीएससी प्री दे रहे हैं, या फिर यूपीपीसीएस दे रहे हैं, या फिर कोई अन्य एग्जाम दे रहे हैं जिसमें ये हिस्ट्री की अहम भूमिका रहती है, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे। और आपसे भी अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि इसी से हम प्रोत्साहित होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए बनाकर लाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ शुरू होने वाला है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। आइए पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं इसका। भारत में प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा चांदी के थे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के डी ऑप्शन चांदी के थे। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है, तो अंग चंपा बिल्कुल सही है, कौशल अहिछत्र गलत है, वत्स कौशाम्बी सही है, मत्स्य विराटनगर यह भी सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, कौशल अहिछत्र। सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है राजा और राज्य दिया हुआ है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा 3 2 4 1। इसका मिलान देख लेते हैं। प्रद्योत हो जाएगा अवंती, उज्जैन हो जाएगा वत्स, प्रसेनजीत हो जाएगा कौशल और अजातशत्रु हो जाएगा मगध। फिर से प्रगुत हो जाएगा अवंती, उद्यान हो जाएगा वत्स, प्रसेनजीत हो जाएगा कौशल और अजातशत्रु हो जाएगा मगध। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अवंती। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अवंती। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खुदाई गई थी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा कलिंग में। अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खुदाई गई थी, कहाँ, तो सी ऑप्शन हो जाएगा कलिंग में। उज्जैन के प्राचीन काल का नाम क्या था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन काल का नाम क्या था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अवंतिका। यहाँ पर निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं, क्रमशः ABCD द्वारा अंकित स्थल कौन से हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा मत्स्य, बी हो जाएगा अवंती, सी हो जाएगा वत्स और डी हो जाएगा अंग। अगला प्रश्न, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे पढ़ सकते हैं। पाटलिपुत्रा के संस्थापक थे, तो इसका भी आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे ही पढ़ सकते हैं। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो बी ऑप्शन इसमें सत्य हो जाएगा। पाटलिपुत्रा उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो बी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। पाटलिपुत्रा उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहे तो नीचे इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा बसाया था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अजातशत्रु। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा बसाया था, तो सी ऑप्शन अजातशत्रु। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा की राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा उदयन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा का राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा उदयन। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे पढ़ सकते हैं, इसका क्या आंसर होगा। उदयन वासुदत्ता का दंतकथा संबंधित है, तो सी ए ऑप्शन हो जाएगा उज्जैन से। उदयन वासुदत्ता का दंतकथा संबंधित है किससे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा ईसा पूर्व छठी शताब्दी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा ईसा पूर्व छठी शताब्दी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मगध। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मगध। प्रथम गणतंत्र कौन सा नहीं था, तो शाक्य था, लिच्छवी था, योधेय नहीं था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा योधेय। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो डी ऑप्शन हो जाएगा लिच्छवी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो डी ऑप्शन हो जाएगा लिच्छवी के द्वारा। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा वैशाली। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा वैशाली। निम्नलिखित में से कौन सा युगम उपयुक्त जोड़ा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा चेतक लिच्छवी। निम्नलिखित में से कौन सा युगम उपयुक्त जोड़ी है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा चेतक लिच्छवी।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से कौन बौद्ध ग्रंथ में सूचित मिलता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से कौन बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ? तो बी ऑप्शन अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। महाजनपद युग के 16 महाजनपदों का नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलता है। निम्नलिखित में से किन जनपदों का नाम पाणिनि के अष्टाध्याय में उल्लेखित मिलता है? तो मगध का मिलता है, अश्मक का मिलता है और कंबोज का मिलता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और सी, मगध, अश्मक और कंबोज। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों या षोडश महाजनपद की सूची मिलती है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4, मतलब अंगुत्तर निकाय और भगवती सूक्त। ए ऑप्शन 2 और 4, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूक्त। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अहिच्छत्र में। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अहिच्छत्र में। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सूरसेन। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सूरसेन। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अंग। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अंग। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती राजधानी थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चेदी की। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती राजधानी थी किसका? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चेदी की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अस्क। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अस्क। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान में। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गिरिब्रज या राजगीर। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो सी ऑप्शन गिरिब्रज या राजगीर। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राजगिरी या गिरिब्रज। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो सी ऑप्शन राजगिरी या गिरिब्रज। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राजगृह। प्राचीन वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राजगृह। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? तो डी ऑप्शन होगा कौशाम्बी। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? तो डी ऑप्शन होगा कौशाम्बी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अर्धचंद्राकार। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अर्धचंद्राकार। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसकी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अजातशत्रु। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हर्यक। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो बी ऑप्शन हर्यक। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी है? तो ए ऑप्शन रहेगा अजातशत्रु। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी है? तो ए ऑप्शन अजातशत्रु। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणराज्य को हराकर आत्मसात किया? तो डी ऑप्शन रहेगा अजातशत्रु। किसने मगध साम्राज्य के वज्जी गणराज्य को हराकर आत्मसात किया? तो डी ऑप्शन रहेगा अजातशत्रु। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? तो डी ऑप्शन रहेगा शिशुनाग। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? तो डी ऑप्शन रहेगा शिशुनाग। मगध ने नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा महापद्मानंद। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ए ऑप्शन महापद्मानंद। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा महापद्मानंद। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पद्मानंद। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मौर्य वंश। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मौर्य वंश। राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेख प्राप्त हैं? तो ये ऑप्शन हो जाएगा खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से।
राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण है कौन सा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएगा हर्यक वंश, फिर हो जाएगा नंद वंश, फिर हो जाएगा शुंग वंश, सॉरी मौर्य वंश, फिर हो जाएगा शुंग वंश। बी ऑप्शन 4-1-3-2, 4-1-3-2। फिर से सबसे पहले हो जाएगा हर्यक वंश, फिर हो जाएगा नंद वंश, फिर हो जाएगा मौर्य वंश, फिर हो जाएगा शुंग वंश। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में संबंधित है? किसके दरबार संबंधित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिंबिसार। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिंबिसार। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जीवक। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जीवक। कथन कारण है विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। यह बिल्कुल सही है। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। फिर से विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था, यह बिल्कुल सही है। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, यह भी बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। आगे कल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा यमुना। कल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा यमुना नदी। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो आइए मिलान देख लेते हैं। बी ऑप्शन ऐसा है 4-3-1-2, 4-3-1-2। गुरु हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, पंचाल हो जाएगा अहिच्छत्र, कौशल हो जाएगा साकेत और वत्स हो जाएगा कौशाम्बी। गुरु इंद्रप्रस्थ, पंचाल हो जाएगा अहिच्छत्र, कौशल हो जाएगा साकेत और वत्स हो जाएगा कौशाम्बी। अगला प्रश्न फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ है। सी ऑप्शन होगा 3-4-1-2। मिलान देख लेते हैं। मत्स्य हो जाएगा विराटनगर, कुरु हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, सूर्यसेन हो जाएगा मथुरा और अश्मक हो जाएगा पोतन। फिर से देखते हैं। मत्स्य हो जाएगा विराटनगर, कुरु हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, सूर्यसेन हो जाएगा मथुरा और अश्मक हो जाएगा पोतन। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कंबोज, राजपुर या हाटक बिल्कुल सही है। अश्मक, पोतन या पोटिल बिल्कुल सही है। सूर्यसेन, कौशाम्बी यह गलत है। कौशल, श्रावस्ती यह बिल्कुल सही है। सूर्यसेन हो जाएगा मथुरा। तो सी ऑप्शन इसमें गलत है। सूर्यसेन, कौशाम्बी गलत ऑप्शन है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 8। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीन 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? तो डी ऑप्शन असत्य हो जाएगा। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित था, यह बिल्कुल गलत है। बाकी श्रेणी व्यापारों और कारीगरों का संगठन था, बिल्कुल सही है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, यह बिल्कुल सही है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी, यह बिल्कुल सही। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। आ गया यूनानी आक्रमण। तो आइए इसका पहला प्रश्न देख शुरू करते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नंद। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नंद। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा धनानंद। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा धनानंद। आगे कथन कारण है लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 332 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया, यह बिल्कुल सही है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ, यह गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। फिर से लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था, यह बिल्कुल सही है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ, यह बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मत्स्य, मसग। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मसग। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों में से थी। तो आइए एक करके कारण देखते हैं। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, बिल्कुल सही। उसकी फौज बेहतर थी, यह भी सही है। उसने देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, यह बिल्कुल सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, यह गलत है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 इसमें सही है। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, यह बिल्कुल सही है। उसकी फौज बेहतर थी, यह भी सही है। उसने देशद्रोह शासकों से सहायता मिली, यह भी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने सिकंदर के झेलम के तट पर पराजित किया। तो बी ऑप्शन हो जाएगा पुरु या पोरुष। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा पुरु या पोरस।
निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो नियार्कस आया था, अनेसिक्रिटस आया था, डायमेकस नहीं आया था, अरिस्टोब्यूलस आया था। तो सी ऑप्शन डायमेकस नहीं आया था। आगे मौर्य साम्राज्य। तो आइए इससे जुड़े प्रश्नों को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो सी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो ए ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मौर्य। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मौर्य। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विराट रूप का वर्णन हुआ है वह है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विशाखदत्त। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विराट विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विशाखदत्त। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? तो ए ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त मौर्य को। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विलियम जोन्स। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विलियम जोन्स। निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया? तो बी ऑप्शन होगा जस्टिन। निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जस्टिन। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? तो सी ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? तो सी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विष्णुगुप्त। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो बी सी ऑप्शन हो जाएगा विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा विष्णुगुप्त। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी? तो ई ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये उपयुक्त में थे एक से अधिक। आप लोग इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, तो डी ऑप्शन रहेगा शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक क्या? तो डी ऑप्शन रहेगा शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मित्र। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मित्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो बी ऑप्शन होगा राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो बी ऑप्शन होगा राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें सही देखते हैं कौन कौन सा है। न्यायिक दंड के परिणामानुसार कोई व्यक्ति दास हो सकता था, या बिल्कुल सही है। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग के से पुत्र जनन कर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी, या भी बिल्कुल सही है। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने की कानूनी हक मिलते हैं, या बिल्कुल गलत है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, एक और दो इसमें सही है, तीसरा ऑप्शन इसमें गलत था। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र। किसके शासनकाल में डेमेकस भारत आया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बिंदुसार। किसके शासनकाल में डेमेकस भारत आया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बुद्ध घोष के समंत पसादिका में। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बुद्ध घोष के समंत पसादिका में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा लकड़ी का। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो बी ऑप्शन होगा पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था, तो बी ऑप्शन होगा पाटलिपुत्र का। बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था किसका? तो बी ऑप्शन पाटलिपुत्र का। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो बी ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो बी ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो डी ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? तो डी ऑप्शन रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है कौन सा? तो रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख।
अभिलेख जिससे यह प्रमाण होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो सी ऑप्शन रहेगा रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख अभियान से। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में स्थित था, यह प्रमाणित होता है कैसे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख से। सेल्यूकस जिसने अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासन नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था, तो डी ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त। सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था, तो सी ऑप्शन होगा 305 में, 305 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था, तो सी ऑप्शन होगा 305 ईसा पूर्व। दिए गए मानचित्र संबंधित है किससे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय। अगला प्रश्न, जिसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि उधार पर राजधर्म की स्थापना की, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अशोक। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की, तो ये ऑप्शन होगा अशोक। इनमें से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो सी ऑप्शन श्रीलंका। बाकी अफगानिस्तान था, बिहार था और कलिंग था। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, तो बी ऑप्शन रहेगा द्वितीय मुख्य शिलालेख। अशोक के निम्न अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, तो बी ऑप्शन रहेगा द्वितीय मुख्य शिलालेख। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण कराया था, तो ए ऑप्शन रहेगा अशोक ने। भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण कराया था, ए ऑप्शन रहेगा अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है, सी ऑप्शन देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है, तो सी ऑप्शन होगा देवनाम की उपाधि। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध सम्मति होने का उल्लेख मिलता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा दीपवंश और महावंश 2 और 3। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध सम्मति होने का उल्लेख मिलता है, तो दीपवंश में और महावंश में, बी ऑप्शन 2 और 3। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो बिंदुसार और अशोक और दशरथ, डी ऑप्शन 2 और 4। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो अशोक थे और दशरथ थे, तो डी ऑप्शन रहेगा 2 और 4। रज्जुक थे, तो बी ऑप्शन मौर्य शासन के अधिकारी। रज्जुक क्या थे, तो बी ऑप्शन रहेगा मौर्य शासन के अधिकारी। सार्थवा किसे कहते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा व्यापारियों के काफिले को। सार्थवा किसे कहते हैं, तो बी ऑप्शन व्यापारियों के काफिले को। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा अग्रहारिक। बाकी युक्त था, प्रादेशिक था और रज्जुक था। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा अग्रहारिक। अगला, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, तो बी ऑप्शन अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने, तो बी ऑप्शन अशोक ने। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सांची। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सांची। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अशोक ने। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, तो बी ऑप्शन अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो डी ऑप्शन अशोक। सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो डी ऑप्शन अशोक। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा काकनाम। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा काक के नाम। बहरहुत का स्तूप किस राजवंश की काल का सुंदर उदाहरण है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा अनुत्तरित प्रश्न शुंगकालीन स्थापत्य। भारत का स्तूप किस राजवंश की काल का सुंदर उदाहरण है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा शुंगकालीन स्थापत्य। निम्नलिखित में से किस स्तूप को तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थयात्रा का अंकन मिलता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सांची। निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थयात्रा का अंकन मिलता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सांची। सुमेलित करने के लिए दिया हुआ स्थान और स्मारक भग्नावशेष, तो आइए एक एक करके इसको देख लेते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा 2, 3, 1, 4 आंसर है इसका।
और मिलान देख लेते हैं। कौशाम्बी हो जाएगा, घोषिताराम मठ, कुशीनगर हो जाएगा, रानाभर स्तूप, सारनाथ हो जाएगा, धमेख स्तूप और श्रावस्ती हो जाएगा शहीद महेद। फिर से कौशाम्बी हो जाएगा, घोषिताराम मठ, कुशीनगर हो जाएगा, रानाभर स्तूप, सारनाथ हो जाएगा, धमेख स्तूप और श्रावस्ती हो जाएगा शहीद महेद। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उनके किस मार्ग के अनुगमन किया? किस मार्ग का अनुगमन किया? नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है 4, 2, 1, 5, 3, 6। पहले गए लुम्बिनी, फिर गए कपिलवस्तु, फिर गए गया, फिर गए सारनाथ, फिर कुशीनगर और फिर श्रावस्ती। फिर से पहले लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर गया, फिर सारनाथ, फिर कुशीनगर, फिर श्रावस्ती। अशोक के शिलालेख इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा है तो बी ऑप्शन रहेगा प्राकृत। अशोक के शिलालेखों या इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो बी ऑप्शन रहेगा प्राकृत। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो सी ऑप्शन रहेगा शाहबाज गढ़ी। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो सी ऑप्शन रहेगा शाहबाज गढ़ी। पत्थर पर प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो सी ऑप्शन रहेगा प्राकृत। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो सी ऑप्शन रहेगा प्राकृत। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो ये ऑप्शन रहेगा पत्थर के पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो ये ऑप्शन रहेगा पत्थर की पट्टियों पर। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? सी ऑप्शन रहेगा जेम्स प्रिंसप। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, ए ऑप्शन हो जाएगा जेम्स प्रिंसप ने। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने? तो ए ऑप्शन रहेगा जेम्स प्रिंसप ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो डी ऑप्शन रहेगा जेम्स प्रिंसप। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो डी ऑप्शन रहेगा जेम्स प्रिंसप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो डी ऑप्शन रहेगा जेम्स प्रिंसप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो डी ऑप्शन होगा जेम्स प्रिंसप। सम्राट अशोक के राज्यादेशों का सबसे पहले विटूर डिसाइफर किसने किया? तो बी ऑप्शन रहेगा जेम्स प्रिंसप। अशोक के शिलालेखों के राज्यादेशों का सबसे पहले विकुटन या डिसाइफर किसने किया? तो बी ऑप्शन रहेगा जेम्स प्रिंसप। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे तो डी ऑप्शन रहेगा खरोष्टी लिपि में। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे तो डी ऑप्शन रहेगा खरोष्टी लिपि में। वह स्थान जहाँ पर अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला तो बी ऑप्शन रहेगा अनुराधापुरम। वह अशोक जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला तो बी ऑप्शन हो जाएगा अनुराधापुरम। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लिपि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है? तो डी ऑप्शन रहेगा खरोष्टी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है? तो डी ऑप्शन रहेगा खरोष्टी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा खरोष्टी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है? तो सी ऑप्शन रहेगा खरोष्टी। अशोक का अपना शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख है वह है डी ऑप्शन प्रियदर्शनी। अशोक का अपना शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख है वह कौन सा है? तो डी ऑप्शन रहेगा प्रियदर्शनी। अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते हैं? तो बी ऑप्शन रहेगा प्रियदर्शनी। अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते हैं? तो बी ऑप्शन रहेगा प्रियदर्शनी। अभिलेखों के किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शनी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अशोक। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शनी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो बी ऑप्शन रहेगा अशोक। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा यह स्थापत्य संरचना का भाग है या बिल्कुल गलत है। इस पर बढ़िया पॉलिश है या अखंड है और स्तंभों का शेफ्ट चुंडाकार है या बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा यह स्थापत्य संरचना के भाग हैं। निम्नलिखित में से किस उभरदरार मूर्ति शिल्प या रिलीफ स्ट्रक्चर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रनियो अशोक या राजा अशोक उल्लेखित है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा कंगन हल्ली में। निम्नलिखित में से किस उभरदार मूर्ति शिल्प या रिफ्ट स्क्रप्चर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रनियो अशोक या राजा अशोक उल्लेखित है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा कंगन हल्ली में। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो डी ऑप्शन रहेगा मास्की। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो डी ऑप्शन रहेगा मास्की। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में अशोक नाम उल्लिखित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मास्की का लघु शिलालेख। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मास्की के लघु शिलालेख। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नाम उल्लिखित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गुर्जरा। निम्नलिखित अभिलेखों में से
किसमें अशोक का नाम उल्लेखित है? तो ए ऑप्शन होगा गुर्जरा। अशोक के रुद्रदमन स्तंभ संबंधित है? तो ए ऑप्शन होगा बुद्ध के जन्म से। अशोक के रोमनदेही स्तंभ संबंधित है किससे? तो ए ऑप्शन होगा बुद्ध के जन्म से। गुर्जर लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेखित किया गया है कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेखित है कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो डी ऑप्शन होगा भबरू स्तंभ। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो डी ऑप्शन होगा भबरू स्तंभ। कालसी प्रसिद्ध है? तो सी ऑप्शन अशोक के शिलालेख के कारण। कालसी प्रसिद्ध है किसके लिए? तो अशोक के शिलालेख के कारण। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिलती थी? तो डी ऑप्शन होगा कालसी में। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो डी ऑप्शन होगा कालसी में। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख शिलालेख और वह स्थान जिस राज्य में है। तो इसमें देखना है कौन सा युगम सही है। धौली उड़ीसा, एरागुडी आंध्र प्रदेश, जुगढ़ मध्य प्रदेश और कालसी कर्नाटक। इसमें 4 बिल्कुल गलत है, तो 2 इसमें सही है, 2 इसमें गलत है, जिसमें चौथा गलत है। आप लोग यहाँ नीचे इसे पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कहता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 12वां शिलालेख। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कहता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 12वां शिलालेख। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख या रॉक एडिक्ट में मिलता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शिलालेख 13वां। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख या रॉक एडिक्ट में मिलता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शिलालेख 13। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है? ए ऑप्शन 13वां शिलालेख द्वारा। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है कैसे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 13वां शिलालेख द्वारा। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो डी ऑप्शन होगा हाथी गुफा अभिलेख। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो डी ऑप्शन होगा हाथी गुफा अभिलेख। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शिलालेख 12। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शिलालेख 12। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपना प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदाय की निंदा करता हुआ अपितु अपना संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा अशोक। अशोक ने यह वचन किया था। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख रॉक एडिक्ट संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 13 शिलालेख। अशोक का जो प्रमुख शिलालेख रॉक एडिक्ट संगम राज्य के विषय में हमें बताता है जिसमें सम्मिलित है? सी ऑप्शन 2 और 13वां शिलालेख। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सातवाहन। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सातवाहन। अच्छा, अभिलेखों में नहीं है तो सातवाहन का नहीं है, चोल पांड्य और सत्यपुत्र का उल्लेख है। टॉलमी फिलाडेल्फियस जिसके साथ अशोक का राजनय संबंध था कहाँ का शासक था? तो बी ऑप्शन रहेगा मिस्र का। टॉलमी फिलाडेल्फियस जिसके साथ अशोक का राजनय संबंध था कहाँ का शासक था? तो बी ऑप्शन रहेगा मिस्र का। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो ए ऑप्शन रहेगा मिस्र का। अशोक के समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो ए ऑप्शन रहेगा मिस्र का। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो सी ऑप्शन रहेगा मौर्य। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो सी ऑप्शन रहेगा मिस्र। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग यहाँ पे विवरण बॉक्स में इसे पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध की थी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा स्तंभ अभिलेख 5। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा स्तंभ अभिलेख 5। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है?
तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, सहोगारा ताम्रपात्र। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेख में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा, सहोगारा ताम्रपत्र। मिलान करने के लिए कथन कारण है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, यह बिल्कुल सही है। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, यह भी सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। फिर से, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, यह बिल्कुल सही है। और कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, यह बिल्कुल सही है। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विरोध किया, यह बिल्कुल गलत है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। फिर से, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया, यह बिल्कुल सही है। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विरोध किया, यह बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। आगे, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज दूत था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सेल्यूकस का। मेगास्थनीज दूत था किसका? तो ए ऑप्शन सेल्यूकस का। जिसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? तो सी ऑप्शन होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है किस कहाँ? तो डी ऑप्शन होगा, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो डी ऑप्शन होगा, 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो डी ऑप्शन होगा, 7। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, मेगास्थनीज की इंडिका। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? तो सी ऑप्शन रहेगा, मेगास्थनीज की इंडिका। मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है? तो डी ऑप्शन रहेगा, मेगास्थनीज की इंडिका में। मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है कहाँ? तो डी ऑप्शन रहेगा, मेगास्थनीज की इंडिका में। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो ए ऑप्शन रहेगा, मृत्युदंड। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो ए ऑप्शन रहेगा, मृत्युदंड। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो सी ऑप्शन रहेगा, इंडिका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? सी ऑप्शन रहेगा, इंडिका। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन की विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, मेगास्थनीज की इंडिका। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन की विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो बी ऑप्शन रहेगा, मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो डी ऑप्शन रहेगा, इंडिका। इंडिका का मूल लेखक है? तो बी ऑप्शन रहेगा, मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन थे? तो बी ऑप्शन रहेगा, मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक कौन है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, मेगास्थनीज। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो सी ऑप्शन रहेगा, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासन संरचना आरोही क्रम में सही है? तो इसका आंसर 4 मार्क दिया हुआ, लोग चाहे तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे पढ़ सकते हैं। मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था? तो संस्कृति, कला व साहित्य का, प्रांतीय विभाजन का और हिंदुकुश तक साम्राज्य का। तो डी ऑप्शन होगा, ए, सी और डी इसमें सही है। सोने के सिक्के गलत हैं इसमें। फिर से, मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। ए ऑप्शन होगा, संस्कृति, कला व साहित्य का, प्रांतीय विभाजन का और हिंदुकुश तक साम्राज्य का। डी ऑप्शन, ए, बी, ए, सी और डी। आगे है, भाग एवं बलि थे? तो बी ऑप्शन होगा, राजस्व का स्रोत। भाग एवं बलि क्या था? तो बी ऑप्शन होगा, राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो सी ऑप्शन रहेगा, सीताध्यक्ष। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो सी ऑप्शन रहेगा, सीताध्यक्ष। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में सीता का तात्पर्य क्या है? तो सी ऑप्शन होगा, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो ए ऑप्शन रहेगा, समाहर्ता। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो ए ऑप्शन रहेगा, समाहर्ता।
निम्नलिखित में से कौन मर्योगिन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो ये ऑप्शन रहेगा पौतवाध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो ये ऑप्शन रहेगा पौतवाध्यक्ष। मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो सी ऑप्शन रहेगा मार्ग निर्माण। मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो सी ऑप्शन रहेगा मार्ग निर्माण। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाले जुर्माना था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था। बी ऑप्शन सड़क पर कचरा फैलाने पर। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ, आइए मिलान कर लेते हैं। तो तलर हो जाएगा रात्रि सुरक्षा कर्मियों की अधिकारी। पटकोल हो जाएगा ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। फिर सहसाधिपति हो जाएगा चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी। और बलाधिप हो जाएगा चुंगी का सुरक्षक। बी ऑप्शन रहेगा 3-4-2-1 3-4-2-1। अगला प्रश्न मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो सी ऑप्शन रहेगा तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो सी ऑप्शन रहेगा तक्षशिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अवस्थित थे? तो डी ऑप्शन रहेगा 2 और 4 मतलब धर्मस्थी और कंटक शोधन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अवस्थित है कहाँ? तो डी ऑप्शन रहेगा 2 और 4 मतलब धर्मस्थी और कंटक शोधन। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तियों राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो डी ऑप्शन रहेगा मागध का। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तियों राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो डी ऑप्शन रहेगा मागध का। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा द्रविड़ों ने। गांव के प्रशासन को स्वशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो बी ऑप्शन रहेगा द्रविड़ों ने। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो डी ऑप्शन रहेगा अर्थशास्त्र में। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित या प्रोहिबिट है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मनुस्मृति। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित या प्रोहिबिट है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मनुस्मृति में। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिए गए सामाजिक स्तर था? तो बी ऑप्शन रहेगा वात्स्य क्षत्रियों का। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिए गए सामाजिक स्तर क्या था? तो बी ऑप्शन रहेगा वात्स्य क्षत्रियों का। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए तो उनके आगमन का सही अनुक्रम क्या है? तो बी ऑप्शन रहेगा 3-1-4-2। पहले आए मेगास्थनीज, फिर आया फाहियान, फिर आया हुएनसांग और फिर आया इत्सिंग। पहले मेगास्थनीज, फिर फाहियान, फिर हुएनसांग, फिर इत्सिंग। आगे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो आइए मिलान कर लेते हैं एक एक करके। चंद्रगुप्त हो जाएगा सेंड्रोकोटस, बिंदुसार हो जाएगा अमित्रघात, अशोक हो जाएगा प्रियदर्शी और चाणक्य हो जाएगा विष्णुगुप्त। सी ऑप्शन हो जाएगा 2-3-1-4 2-3-1-4। चंद्रगुप्त हो जाएगा सेंड्रोकोटस, बिंदुसार हो जाएगा अमित्रघात, अशोक हो जाएगा प्रियदर्शी और चाणक्य हो जाएगा विष्णुगुप्त। अंतिम मौर्य सम्राट था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बृहद्रथ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? आइए एक करके हम लोग देख लेते हैं। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, या बिल्कुल सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मणी मित्र वसुदेव कन्नव ने की और उसे राजसिंहासन हथिया लिया, यह बिल्कुल सही है। आंध्र के कन्नव राजवंश का अंतिम शासक को पदवंचित किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन रहेगा 1-2-3, इसमें तीनों सही है। आगे मौर्य काल का प्रामाण्य था, ए ऑप्शन हो जाएगा आपातकालीन कर। मौर्य काल का प्रामाण्य था, ए ऑप्शन आपातकालीन कर। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, बी ऑप्शन रहेगा 2 और 3। फिर से ईस्वी सन के पूर्व के कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया?
तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, बी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। अगला प्रश्न, जल की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए किस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण करवाया था? तो ए ऑप्शन रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था? तो ए ऑप्शन रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। बराबर पहाड़ी की गुफाओं का विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन गलत है। यह अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बनाया गया था, यह बिल्कुल सही गलत है। और बराबर पहाड़ी के कुल 4 गुफाएं, यह बिल्कुल सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है, यह भी बिल्कुल सही है। और यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करता है, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। यह अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का है। आगे मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र या यक्ष नाम के अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा परखम। मौर्यकालीन मूर्ति में मणिभद्र यक्ष नाम के अंकित मूर्ति किस शासन से प्राप्त हुए हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा परखम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही कौन सा है? तो देखते हैं। लोथल एंशियंट डॉकयार्ड, यह बिल्कुल सही है। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, यह भी बिल्कुल सही है। राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ अशोक, यह गलत है। नालंदा ग्रेट सिटी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 इसमें सही है, बाकी तीसरा नंबर विकल्प इसमें गलत था। अगला प्रश्न, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु है? तो डी ऑप्शन रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की धुरवी संधियों के बारे में। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की धुरवी संधियों के बारे में। अगला चैप्टर हमारा है मौर्योत्तर काल। तो आइए इसके प्रश्नों को भी हम लोग एक एक करके देखना शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो ये ऑप्शन होगा स्ट्रेटो II ने। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेटो II ने। निम्नलिखित शासकों में से किसने सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अगाथोक्लीज के। निम्नलिखित शासकों में से किस के सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अगाथोक्लीज के। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 के समकालीन नहीं था? तो मिलिंद गलत है, बाकी बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन मिलिंद इसमें गलत है। आगे काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा काठियावाड़ के रुद्रदमन के। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में मिलता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा काठियावाड़ के रुद्रदमन के। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जूनागढ़। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो ए ऑप्शन होगा जूनागढ़। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीविकोपार्जन कराया? तो डी ऑप्शन होगा रुद्रदमन प्रथम। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो डी ऑप्शन होगा रुद्रदमन प्रथम। 2री शताब्दी से अस्पताल रचित संस्कृति का शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रुद्रदमन ने। 2री शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत में शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रुद्रदमन ने। कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ताम्र। कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ताम्र। मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 1, 2। आइए मिलान कर लेते हैं। डिमेट्रियस हिंदी यूनानी, रुद्रदमन शक, गेंडोफर्निस पल्लव और बीम कुषाण। डेमेट्रियस हो जाएगा हिंदी यूनानी, रुद्रदमन हो जाएगा शक, गेंडोफर्निस हो जाएगा पल्लव और बीम हो जाएगा कुषाण।
प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो बी ऑप्शन रहेगा यूनानी, शक और कुषाण। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो बी ऑप्शन रहेगा यूनानी, शक और कुषाण। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कुषाणों ने। उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक सिक्के में तांबे के सिक्के को जारी किया था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कुषाणों ने। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो सी ऑप्शन रहेगा कुषाण ने। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो सी ऑप्शन कुषाण ने। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन है? तो बी ऑप्शन रहेगा कनिष्क के। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन है? तो बी ऑप्शन रहेगा कनिष्क। निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भीम कटफिशस। निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो बी ऑप्शन होगा भीम कटफिशस। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भीम कटफिशस। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो ए ऑप्शन होगा भीम कटफिशस। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भीम कटफिशस। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो सी ऑप्शन होगा भीम कटफिशस। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो डी ऑप्शन होगा कार्तिकेय। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो डी ऑप्शन होगा कार्तिकेय। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो बी ऑप्शन होगा 81 ईस्वी सन। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो बी ऑप्शन होगा 81 ईस्वी सन। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो डी ऑप्शन होगा 78 एडी। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो डी ऑप्शन होगा 78 एडी। शक संवत का प्रारंभ किया गया? तो बी ऑप्शन होगा 78 ईस्वी में। शक संवत का प्रारंभ किया गया? तो बी ऑप्शन होगा 78 ईस्वी में। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्षों में है? तो सी ऑप्शन होगा 135 वर्ष। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्षों में है? तो सी ऑप्शन होगा 135 वर्ष। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के समान वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में किस एक के तदनुसार है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 15 मई अथवा 16 मई को। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुसार है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 15 मई अथवा 16 मई को। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो बी ऑप्शन होगा 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो बी ऑप्शन 57 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो ए ऑप्शन हो गया 1931। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो ए ऑप्शन 1931 को। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, मतलब अश्वघोष और वसुमित्र। सी ऑप्शन 1, 2। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो अश्वघोष और वसुमित्र उसके समकालीन थे, कालिदास और कंबन नहीं। अश्वघोष किसका समकालीन था? तो सी ऑप्शन होगा कनिष्क के। अश्वघोष किसके समकालीन था? तो सी ऑप्शन होगा कनिष्क के। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? तो डी ऑप्शन पतंजलि नहीं था। बाकी अश्वघोष, चरक और नागार्जुन थे, तो डी ऑप्शन पतंजलि नहीं थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा विशाखदत्त नहीं गए थे। बाकी अश्वघोष, पार्श्व और वसुमित्र गए थे, विशाखदत्त नहीं गए थे। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रक्तक अभिलेख में नहीं है? तो श्रावस्ती का नहीं है। बाकी कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का है। श्रावस्ती ए ऑप्शन नहीं है। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो सी और डी दोनों, मतलब चरक और जीवक दोनों हो जाएंगे। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो चरक और जीवक दोनों, सी और डी। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ की जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अयोध्या में। पुष्यमित्र सिंह द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? तो सी ऑप्शन रहेगा अयोध्या लेख में। शुंग के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? तो सी ऑप्शन रहेगा उज्जैन से। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? तो सी ऑप्शन उज्जैन से। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो सी ऑप्शन रहेगा कन्नव वंश ने।
शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो सी ऑप्शन होगा कन्नौ वंश। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वन व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो सी ऑप्शन होगा गौतमीपुत्र सतकर्णी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वन व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो सी ऑप्शन होगा गौतमीपुत्र सतकर्णी। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा था? तो ए ऑप्शन होगा सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? तो ए ऑप्शन होगा सातवाहन। सीमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो डी ऑप्शन होगा सातवाहन का। सीमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो डी ऑप्शन होगा सातवाहन का। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पांचाऊ। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो ए ऑप्शन होगा पांचाऊ। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारत के बाहर तक फैली थी? तो बी और डी मतलब मौर्य वंश और कुषाण वंश दोनों हो जाएगा। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारत के बाहर फैली हुई थी? तो मौर्य वंश और कुषाण वंश दोनों। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? तो बी ऑप्शन कुषाण काल में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कब? तो बी ऑप्शन होगा कुषाण काल में। निम्नलिखित में से किस स्थान से शासक मिलेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बैराट से। निम्नलिखित में से किस स्थान से शासक मिलेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बैरठ से। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो बी ऑप्शन इसमें सही है, कुषाण गंधार कला शैली। या बिल्कुल सही है बी ऑप्शन कुषाण गंधार कला शैली। कला की गंधार शैली निम्न समय में फैली फूली? तो ए ऑप्शन होगा कुषाण के समय। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली? तो ए ऑप्शन होगा कुषाण के समय। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्के का अनुपात क्या था? तो सी ऑप्शन होगा 1/35। शक और क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्के का अनुपात क्या था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1/35। सी ऑप्शन 1/35। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र बिल्कुल सही है। गुप्त स्वर्ण एवं रजत बिल्कुल सही है। सातवाहन स्वर्ण यह गलत है। कलचुरी स्वर्ण रजत और ताम्र यह बिल्कुल सही। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। सातवाहन स्वर्ण यह गलत हो जाएगा। अगला मिलान करने के लिए दिया हुआ है तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा 3, 4, 1, 2। आइए इसका आंसर देखते हैं। गंधार कला कुषाण काल में, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदमन प्रथम, मिलिंद पन्हो मिलिंडर और तक्षशिला लेख प्रतीक। फिर से गंधार कला कुषाण काल में, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदमन प्रथम, मिलिंद पन्हो मिलांडर और तक्षशिला लेख हो जाएगा प्रतीक। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बुद्ध प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है किसके लिए? तो डी ऑप्शन होगा बुद्ध प्रतिमा के लिए। जो कला शैली भारतीय एवं यूनानी या ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? तो सी ऑप्शन गंधार। जो कला शैली भारतीय तथा यूनानी या ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो सी ऑप्शन होगा गंधार। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है? तो डी ऑप्शन होगा भारतीय तथा यूनानी कला का। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका? तो डी ऑप्शन होगा भारतीय तथा यूनानी कला का। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान या शील्ड का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गंधार मूर्ति कला। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान या शील्ड का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो डी ऑप्शन होगा गंधार मूर्ति कला। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? तो ए ऑप्शन रहेगा पहले यूनान फिर शक फिर कुषाण। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? तो पहले हो जाएगा यूनानी फिर शक फिर कुषाण, ए ऑप्शन। पहले ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो सी ऑप्शन रहेगा डेरियस प्रथम। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो सी ऑप्शन रहेगा डेरियस प्रथम। निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सातवाहन। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? डी ऑप्शन होगा सातवाहन। आंध्र सातवाहन राज्यों की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मत्स्य पुराण। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मत्स्य पुराण। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अमरावती में। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अमरावती में। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? तो ए ऑप्शन होगा प्रतिष्ठान। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? तो ए ऑप्शन होगा प्रतिष्ठान। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गौतमीपुत्र सतकर्णी। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए दिया हुआ है तो इसका आंसर ए हो जाएगा 4, 3, 2, 1। मिलान देख लेते हैं तो शुंग हो जाएगा पाटलिपुत्रा में, सातवाहन हो जाएगा पैठान में, कदम्ब हो जाएगा वाराणसी वनवासी में और चंदेल हो जाएगा महोबा में। फिर से शुंग हो जाएगा पाटलिपुत्र में, सातवाहन हो जाएगा पैठान में, कंबद हो जाएगा
कदम हो जाएगा वाराणसी में और चंदेल हो जाएगा महोबा में। निम्नलिखित को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए, निम्नलिखित में से सही गुट का चयन कीजिए। तो पहले हो जाएगा सातवाहन, फिर हो जाएगा वाकटक और फिर हो जाएगा चालुक्य। डी ऑप्शन 1, 2, 3। पहले सातवाहन, फिर वाकटक, फिर चालुक्य। आगे कथन कारण दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं इसका आंसर। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, यह बिल्कुल सही है। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। फिर से सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, यह बिल्कुल सही है। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए प्राकृत तथा अन्य लोक भाषाओं का उपयोग किया, यह भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा का पोषक थे, यह बिल्कुल सही है। सातवाहन काल में कला को लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, यह भी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 इसमें दोनों सही है। फिर से सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा का पोषक था, यह बिल्कुल सही है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, यह भी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन 1 और 2 इसमें दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यह देखना है, तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। सातवाहन वंश की शक्ति छीन होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया, यह बिल्कुल सही है। वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवर सेन प्रथम था, यह बिल्कुल गलत है। विंध्य शक्ति प्रवर सेन का पुत्र था, यह बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, केवल एक इसमें सही है। सातवाहन वंश की शक्ति छीन होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया, यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विश्लेषण मिलती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, अमरावती। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, अमरावती में। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो नासिक गौतमी पुत्र बिल्कुल सही है। हाथी गुफा खारवेल बिल्कुल सही है। भीतरी पुलकेशिन द्वितीय यह गलत है। गिरनार रुद्रदमन प्रथम यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, भीतरी पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराण में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, इक्ष्वाकु। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, इक्ष्वाकु। आगे कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, यह बिल्कुल सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, यह बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। फिर से कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, यह बिल्कुल सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, यह बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन हो जाएगा। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो सी ऑप्शन होगा, हाथी गुफा अभिलेख से। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? तो सी ऑप्शन होगा, हाथी गुफा लेख के साथ। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो डी ऑप्शन होगा, खारवेल। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का रक्षक था? तो डी ऑप्शन होगा, खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो ए ऑप्शन होगा, चेदी वंश। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो ए ऑप्शन होगा, चेदी वंश। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो सी ऑप्शन होगा, खारवेल। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो सी ऑप्शन होगा, खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो ई ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग इसे विवरण बॉक्स में नीचे पढ़ सकते हैं। हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो ए ऑप्शन होगा, खारवेल। हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो ए ऑप्शन होगा, खारवेल। आगे उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं, यह बिल्कुल सही है। उदयगिरी में 18 तथा खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं, यह भी सही है। खंडगिरी गुफाएं हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है, यह गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 इसमें दोनों सही है, तीसरा गलत है। फिर से इनमें प्राकृतिक एवं कृत्रिम गुफाओं तथा की तरह गुफाएं हैं, यह बिल्कुल सही है। उदयगिरी में 18 तथा खंडगिरी में 15 गुफाएं, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन होगा, 1 और 2 इसमें सही है। अगला, पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो ए ऑप्शन होगा, विधि। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, विधि। पेरिपल्स ऑफ द एरेथियन सी किसने लिखी? तो ई ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसका लेखक अज्ञात था, इसलिए इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। आगे है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग, इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स से जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और हमारे साथ बने रहें, ताकि हम और अच्छे वीडियो आपके लिए ला सके, जिससे आपका एग्जाम की तैयारी और अच्छे से हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।